ये इंटरनेट एडिक्टेड लड़के को पता चला कि उसकी ग्रैंडमदर को कैंसर है। उसने अपने पसंदीदा गेम को बाय बाय कहा। फिर उसने बैग पैक किया और उनसे मिलने निकल पड़ा, ये ठानकर कि अब वो उनके साथ रहेगा। हर रोज वो सुबह 5 बजे उठता और अपनी ग्रैंडमदर के छोटे से स्टॉल पर खिचड़ी बेचने में हेल्प करता। घर जाते टाइम वो उन्हें फ्रेंड्स से मिलने भी साथ जाता, लेकिन ये सब वो प्यार से नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी ग्रैंडमदर की जायदाद के लिए। जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, उसने सीक्रेटली फोटोज खींचे, दिखावे के लिए कि ऑनलाइन डाल रहा है, पर असल में बेचने की प्लानिंग थी। जब उसे पता चला कि हाउस की वैल्यू 1 मिलियन है, तो उसने अमीर बनने के सपने देखना शुरू कर दिया। एक दिन ग्रैंडमदर ने अपनी सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी और दरवाजे पर चुपचाप बैठ गई, क्योंकि वो फैमिली रियूनियन का दिन था। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माइक ने पहली बार उनका खुश चेहरा देखा और सोचा कि शायद अब उसे कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जब टेंपल जाते टाइम अंकल की फैमिली उनके लिए रुकी ही नहीं, तो उनकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। चप्पल से उनके पैरों में दर्द था, पर उन्होंने बदले नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट उनके बेटे का था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। फिर माइक ने देखा कि जब अंकल की फैमिली प्रेयर कर रही थी, किसी ने भी ग्रैंडमदर का नाम तक नहीं लिया। उसे इरिटेशन हुई कि अंकल बस दिखावा कर रहा है। लेकिन ग्रैंडमदर ने कहा, क्या तुम भी तो ऐसे ही नहीं कर रहे? असल में उन्हें पहले से ही पता था कि माइक का इरादा जायदाद पाना है। उस पल उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। थेरेपी सेशंस के साथ उनकी हालत बिगड़ती गई। माइक ब्यूटी फिल्टर्स यूज करके उनकी स्माइल दिखाता, पर ग्रैंडमदर अपने झड़ते बाल छुपाती रही, जब तक कि फाइनली उन्हें अपना सिर शेव नहीं करना पड़ा। माइक को बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। ग्रैंडमदर को फ्रिज में बचा खाना रखना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अकेले उसे खा नहीं पाती थी। लेकिन अब वो खुश थी कि माइक उनके साथ है। आखिरकार माइक को ग्रैंडमदर ने अपना लिया, पर वो खुश नहीं हो पाया। एक दिन ग्रैंडमदर का पैसा चोरी हो गया। सिक्योरिटी कैमरास में साफ दिखा कि ये अंकल ने लिया। वो पैसा उनकी कब्र के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने अंकल को दोष नहीं दिया, बल्कि वो अपने बड़े भाई के पास गई हेल्प के लिए। लेकिन वहाँ भी ताने मिले। घर लौटते टाइम वो चुप रही। माइक ने पूछ ही लिया, इतना बड़ा ग्रेव क्यों चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरे पास अच्छा रेस्टिंग प्लेस होगा तो शायद तुम मुझे ज्यादा मिलने आओगे। माइक चुप रहा, बस उनका हाथ और टाइट पकड़ लिया। बीमारी बढ़ने लगी, रातों की नींद दर्द से छिन गई। माइक बस उनके पास बैठा रहता, लेकिन आखिर में ग्रैंडमदर ने घर अपने बेटे को ही छोड़ दिया। माइक का दिल टूट गया। उसने रोते रोते पूछा, क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारी पहली चॉइस नहीं था? वो गुस्से में निकल गया, बिना ये जाने कि ग्रैंडमदर अकेले में रो रही थी। कुछ समय बाद ग्रैंडमदर फिर अकेली रहने लगी। अब कोई उनसे मिलने नहीं आता था। कैमरा से माइक उनकी अकेली तस्वीरें देखता रहा। घर खाली होता गया। आखिरकार वो खुद रो पड़ा। जब उसे पता चला कि ग्रैंडमदर को नर्सिंग होम भेज दिया गया है, वो तुरंत उन्हें वापस घर ले आया। वो मुस्कुराई। उन्हें एहसास हुआ कि अब माइक सच में उनके साथ है। आखिरकार माइक ने उनके आखिरी दिन उनके साथ बिताए। फ्यूनरल के दिन उसे फोन कॉल आया और उसने जाना कि ग्रैंडमदर ने उसके लिए $1 मिलियन छोड़ा है। वो पैसा उन्होंने तब से बचाना शुरू किया था जब माइक एलिमेंट्री स्कूल में था, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें $1 मिलियन का बड़ा सा घर दूंगी। माइक ने उस जायदाद से उन्हें सबसे अच्छा रेस्टिंग प्लेस दिया। ये वही फाइटर था जिसे सब नफरत करते थे। इसका नंबर हमेशा 13 था। हर बार जब ये मिशन पर जाता, एनिमी इसे अटैक कर देता। लेकिन अजीब बात ये थी कि जेट हमेशा अकेला वापस आता। प्लेन पूरी तरह सेफ रहता, लेकिन अंदर के सारे सोल्जर्स मारे जाते। लोग सोचने लगे कि ये जेट कर्स्ड है। कोई पायलट इसे उड़ाना नहीं चाहता था। फिर एक दिन एक नई फीमेल ऑफिसर आई। उसने बिना सोचे समझे फाइटर नंबर 13 चूज कर लिया। उसे कर्सेस पर यकीन नहीं था और उसने मिशन पर जाने का फैसला किया। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद अलर्ट प्लेन ने वार्न किया कि पास में एक स्टील एनिमी फाइटर घूम रहा है। मिशन जल्दी खत्म करना होगा, वरना वो पकड़े जाएंगे। सबसे पहले नंबर 13 की क्रू ने लैंड किया। क्रू जेट से कूदकर एरिया कवर करने लगी। जैसे ही बाकी 2 जेट्स लैंड हुए, एनिमी ने फायरिंग शुरू कर दी। एक जेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरा एस्केप करने की कोशिश में मिसाइल से हिट हो गया। ऑफिसर ने सबको तुरंत जेट में वापस आने का ऑर्डर दिया और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन एक टीम मेंबर अभी भी बाहर था। अब इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं थी। एनिमी पहले ही मिसाइल लॉन्च कर चुका था। लास्ट सेकंड में सोल्जर अंदर कूद गया। ऑफिसर ने फ्लेयर्स लॉन्च किए, लेकिन जेट फिर भी गिरने लगा। लास्ट मोमेंट में उसने कंट्रोल वापस पा लिया। एनिमी ने फिर अटैक किया, लेकिन सारे मिसाइल्स फ्लेयर्स से मूड हो गए। तब उसने वेपन्स ऑपरेटर को एनिमी पर फायर करने को कहा, लेकिन बीच में हमेशा स्टोन वॉल आ जाती। उसने ऑर्डर दिया कि आगे के पिलर्स पर फायर करो। पिलर्स गिर गए और एनिमी फाइटर उसके नीचे क्रश हो गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वो रॉक फॉरेस्ट से बाहर आए, एक और एनिमी फाइटर उन पर टूट पड़ा। ऑफिसर ने जेट स्पिन किया और एनिमी के ऊपर से उड़ा। उसने सीधे एनिमी पायलट की आंखों में देखा और फिर मिसाइल लॉन्च किए, जिसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपनी टीम को सुरक्षित वापस ले आई। उसके बाद उसने जेट नंबर 13 में 10 और मिशन पूरे किए। कोई सोल्जर घायल नहीं हुआ। जब बेस पर नए फाइटर्स आए, ऑफिसर्स ने कहा कि अब प्लेन बदल लो, लेकिन उसने मना कर दिया। वो अब 13 से जुड़ चुकी थी। फिर एक दिन मिशन के दौरान जेट 13 पर हमला हुआ। एक मिसाइल ने सीधे इंजन को हिट किया। फाइटर का कंट्रोल चला गया और वो गिरने लगा। ऑफिसर को लगा अब बचना मुश्किल है, लेकिन लास्ट सेकंड में दूसरा इंजन स्टार्ट हो गया। कोई हर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब एक बड़ी एनिमी फोर्स उनके सामने थी। टैंक और रॉकेट के खिलाफ लड़ने का कोई चांस नहीं था। ऑफिसर जेट से बाहर निकली और सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्राम एक्टिवेट किया। काउंटडाउन खत्म हुआ, लेकिन प्लेन एक्सप्लोड नहीं हुआ। वो हैरान रह गई। तभी एनिमी सोल्जर्स ने फाइटर को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। और फिर ब्लास्ट हुआ, इतना पावरफुल कि सारे एनिमी डिस्ट्रॉय हो गए। असल में नंबर 13 ने जानबूझकर वेट किया था, ताकि लास्ट मोमेंट पर ऑफिसर और उसकी पूरी टीम को बचा सके। यह है एक खतरनाक सीढ़ी राक्षस। एक बार जब कोई इस पर चढ़ जाता है तो वह मजबूती से फंस
फंस जाता है, लेकिन यह छोटा लड़का इस पर विश्वास ही नहीं करना चाहता था। वह सीधे उस पर कूद पड़ा। उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया और तुरंत ही फंस गया। उसका दोस्त बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पूरी कोशिश की उसे खींचने की, लेकिन लड़का हिल नहीं पाया। फिर जैक ने उस पुराने मॉन्स्टर गाइड बुक को पलटा। वह तुरंत डर के मारे सहम गया। पता चला कि यह एक सीढ़ी राक्षस था। जब लड़के ने इसे छुआ तो वह बस जाग उठा। राक्षस ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अपने शिकार को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था। गाइड बुक में लिखा था कि जिस पर इसकी नजर पड़ जाएगी वह उसे आकाश में खींच लिया जाएगा और फिर कभी नहीं बच पाएगा। जब सबने देखा कि वह छोटा लड़का ले जाया जाने वाला है तो सब डर को भूलकर राक्षस को मजबूती से पकड़ने दौड़ पड़े। लेकिन चाहे जितने भी लोग उसे पकड़े, राक्षस फिर भी ऊपर चढ़ता ही रहा। छोटा लड़का बूंद बूंद पसीना बहा रहा था। उसके पास जादुई किताब थी, लेकिन वह इतना छोटा था कि वह अपने दोस्तों को छू भी नहीं पा रहा था। वह बस यह देख सकता था कि उसका दोस्त धीरे धीरे आकाश में खींचा जा रहा है। जब सब निराश हो गए थे, अचानक जोर की आवाज हुई। सब ऊपर देखने लगे और चौंक गए। उन्होंने देखा कि छोटा लड़का एक स्काई क्रिएचर पर बैठा हुआ आसमान में उड़ रहा था। उसने तुरंत जादुई किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगली ही सेकंड में जादुई किताब से तेज रोशनी निकली और राक्षस को तुरंत उसमें समेट लिया गया। दोस्त सीधे ऊपर से नीचे गिर पड़े। वे जमीन पर जोर से टकराने ही वाले थे, लेकिन किस्मत से वहाँ ये स्काई क्रिएचर मौजूद था जिसने सबकी जान बचा ली। इस हाउस को बीच से टेप से डिवाइड कर दिया गया था। टेप के उस साइड था माँ और बेटी का एरिया और इस साइड था फादर का एरिया, जहाँ किसी का आना सख्त मना था। जब फादर गलती से टेप पर पैर रख देता तो महिला तुरंत गुस्से में आ जाती। वो उसे जोर से धक्का देके गिरा देती। फादर जल्दी से उठता और समझाने की कोशिश की, लेकिन मदर फिर उसे पुश कर देती है। उसका लंच बॉक्स जमीन पर गिरकर बिखर जाता। महिला पूरा कंट्रोल खो देती और उस पर चीजें फेंकने लगती, यहाँ तक कि लीसा का फोटो फ्रेम भी। नील अब इन फाइट से बिल्कुल थक चुका था। हर बार वो बस चुपचाप नजरें फेर लेता, यहाँ तक कि जब भी फादर टेप पर पैर रखता महिला तुरंत उसे बदल देती। अगर लीसा गलती से टेप पर पैर रख देती तो उसकी माँ उसे डांटती। खाने के टाइम पर माँ और बेटी अच्छा खाना एंजॉय करते, जबकि नील को सिर्फ रामेन नूडल्स मिलते। उसका ईटिंग एरिया भी बहुत छोटा था, यहाँ तक कि स्टेयर्स पर भी टेप लगी थी। शावर के बाद नील को बहुत केयरफुल रहना पड़ता कि कहीं वो टेप पर पैर न रख दे। जब वो अपने छोटे से रूम में वापस आया और लीसा ने देखा कि फादर के स्लिपर्स टेप को छू रहे हैं, लीसा ने स्लिपर्स को जल्दी से दूर हटा दिया ताकि और कोई परेशानी ना हो। सबसे अजीब ये था कि उसकी माँ ने लीसा को स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो अपने फादर से बात न करे। अगर पकड़ी जाती तो उसे डांट पड़ती। लीसा ने डिसाइड किया कि 18 साल की होने से पहले वो इसका सीक्रेट जरूर पता लगाएगी। अगली सुबह जब उसने फादर को बाहर जाते देखा तो वो उसके पीछे भागी। घर से दूर जाकर ही वो बस इतना कह पाई, हाय। ये शर्मनाक पल वो सिर्फ बाहर जी सकती थी। थोड़ा चलने के बाद लीसा ने अपने फादर से पूछा कि घर में टेप क्यों लगा है। नील एक पल रुका और बोला कि उसे भी नहीं पता। शायद उसने अपनी वाइफ से कुछ कहा था जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने क्या कहा था और उसकी वाइफ ने भी कभी नहीं बताया। ये कहकर नील उदास होकर चला गया। ये आदमी एक बौना था। बच्चे हमेशा उसे चिढ़ाते थे। सुपरमार्केट में लोग उसके पीछे फुसफुसाते। काउंटर पर कैशियर हमेशा उसे इग्नोर करती और कह देती, सॉरी मैं तुम्हें देख नहीं पाई। वो इन एम्बैरेसिंग सिचुएशंस का आदी हो चुका था। एक दिन उसने टेबल पर एक छोटा स्टैच्यू गिरा दिया। थोड़ी देर बाद बाहर से जोरदार क्रैश की आवाज आई। उसने कंफ्यूजन में दरवाजा खोला और अपने बेस्ट फ्रेंड को जमीन पर पड़ा पाया। उसी पल उसने अपना सबसे करीबी इंसान खो दिया। उस दोस्त ने उसे न्यू जर्सी में जमीन का एक टुकड़ा छोड़ दिया था। वो काफी दूर था, लेकिन उसने ट्रेन नहीं ली। वो कम नजरों का सामना करना चाहता था, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे आखिरकार घर मिला। उसने जंग लगा ताला खोला और पुराना फर्नीचर साफ किया। उसी पल से वो जगह उसका घर बन गई। अगली सुबह वो एक फूड ट्रक पर रुका। ओनर ने पास की एक दुकान का जिक्र किया। रास्ते में एक औरत के ग्लासेस गिर गए और उसकी कार इधर उधर डगमगाने लगी। उसने तुरंत रिएक्ट किया और घास पर कूद गया। किस्मत से उसे चोट नहीं लगी। उसने औरत को दोष नहीं दिया, बस उठकर कपड़े झाड़े और आगे बढ़ गया। स्टोर पर बूढ़ी औरत ने कैमरा निकाला और लगातार उसकी फोटो खींचने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से चला गया। वो औरत कॉफी लेने आई जिसने उसे टक्कर मारी थी। जब उसे पता चला कि ये छोटा आदमी स्टेशन पर रहता है, उसका चेहरा जम गया। वो भाग गई। बाद में उसने सामान खरीदा और लौटते वक्त फिर उसी औरत से टकरा गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, वो चुप रहा। उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात वो औरत उसके दरवाजे पर नशे की हालत में पहुंची और बोली, तुम सेफ हो, अब मेरे पास कार नहीं है। उसने बताया कि 2 साल पहले उसने अपना बेटा खो दिया था। वो दुखद दौर से गुजर रही थी और ये आदमी बस देखता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अगली सुबह औरत उसके घर में उठी। शर्मिंदगी में वो वहाँ से चली गई और वो पूरी रात बाथटब में बैठा रहा। बाद में वो लाइब्रेरी गया। लड़की उसे देखकर चौंक गई कि ये किताब उधार मांग रहा है। लाइब्रेरी का कार्ड चाहिए था, लेकिन नया होने की वजह से उसे नहीं मिल सकता था। औरत ने मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। जब वो घर लौटा तो किताब उसके दरवाजे पर रखी मिली।